Hello, students, and hello, everybody. Welcome, all of you. This is a new lecture. This is lecture number 11. And the playlist, this is we are doing moving charges and magnetism. This is lecture number 11, I said. इसमें ये टॉपिक बहुत ही रिलेवेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एक्चुअली ये बेस है आपका अगला यूनिट जो आप पढ़ते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल्स मिलेंगे, डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स मिलेंगे और वो क्यों मैग्नेटिक बिहेवियर है, उन सब का बेस है ये टॉपिक. इसी के बेसिस पे हम लोग उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. जनरली ये देखा गया है कि ये टॉपिक के स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स इस टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि दे बिलीव इट हैज लेस इंपॉर्टेंस फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू. बट आई मस्ट टेल यू, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा. और मेरा कंपटीशन कहने का मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हैं वो इसका ध्यान नहीं दें. अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो अगला यूनिट उनके ऊपर से चला जाएगा. तो बहुत ही अटेंटिव होकर के पढ़ना होगा. ये लेक्चर कोई बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा लेक्चर है. सो यू काइंडली फोकस ऑन ईच एंड एवरी डिटेल, व्हाट इज बीइंग सेड एंड व्हाट इज बीइंग रिटन. दैट्स व्हाट आई हैव टू से. एंड लेट्स enter into the lecture and find what is new for us. So we all are here now, and topic, yes, we all are here now, and focus of this lecture now today is like circular current loop as magnetic dipole. As I said you that this whole lecture is being discussed as a base of the next unit. Next unit जब आप पढ़ेंगे उसके base को एक तरीके से prepare किया जा रहा है यहाँ पे. And this gives a very intrinsic development of, this gives us a very intrinsic thought about the topic which we are going to study in the next unit. तो सब कुछ को बहुत ध्यान से सुनिएगा. इसमें जो लिखा जा रहा है वो तो ध्यान से देखना ही देखना है, जो बोला जा रहा है उसको भी ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है. व्हाट इज बीइंग सेड इज नाउ कि इस लेक्चर में हम लोगों ने सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज जायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड व्हाट इज बोहर मैग्नेटोन, ये हमें लाइट में रखना है. आई वांट दैट कि ये टर्म आपके दिमाग में बैठे, इसलिए मैंने इसको उठा करके यहाँ पे हाईलाइट किया है. जायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड बोहर मैग्नेटोन, ये दोनों टर्म आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. और चलिए, तो पहले हम लोग सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हैं. तो लुक व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर. सो दिस इज सर्कुलर करंट लूप, circular current loop, loop as magnetic dipole, as magnetic dipole. This is what we want to discuss, right? तो इसको मैंने दो बार आपसे इसके बारे में डिस्कस कर रखा है. आपने ध्यान दिया होगा पिछले यूनिट, अब पिछले सारे लेक्चर्स में मैंने दो बार डिस्कस किया. वो कैसे किया है ये देखिए. मैंने आपको कुछ इस रेफरेंस में ये डिस्कशन करके दिखाया है. वो रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ क्या है. आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एक बार ऐसे बोला कि देखो ये करंट कैरिंग लूप है और उसमें करंट जा रहा है, और करंट अगर कैसे पास हो रहा है, आई सेड दैट इफ करंट इज पासिंग एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ नॉर्थ पोल ट्रीट होता है और यहाँ साउथ पोल ट्रीट होता है. और फिर इसको हम एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से लेते हैं. और अगर करंट उल्टा पास होगा तो ऊपर क्लॉकवाइज होगा तो ऊपर साउथ पोल होगा, नीचे नॉर्थ. होप यू हैव ट्वाइस इन lectures earlier which we have discussed within this unit. तो उसी के बारे. So look at this here. As there is this loop, current carrying loop. यहाँ पे मैंने current carrying loop लिया है और इसमें सपोज मैंने करंट पास कर दिया कुछ इस तरीके से, करंट इज पासिंग एंटी क्लॉकवाइज. तो हमें मालूम है यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके वजह से. इसका रेडियस r है और ये यहाँ से डिस्टेंस हमने x रखा है. दिस डिस्टेंस इज x. तो r रेडियस का ये करंट कैरिंग लूप है और यहाँ से x डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पूरे की वजह से. तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं या हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अगर यहाँ से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज है तो वी नो फील्ड इज दिस डायरेक्शन, और यहाँ से देखोगे तो वो क्लॉकवाइज दिखाई देगा तो फील्ड इधर की तरफ होगा. तो ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा. दैट ओके नाउ. सो व्हाट वी नो, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू ओवर हियर. सो वी नो दैट we know that
magnetic field at an axial point, we know that magnetic field at an axial point is given by what? This B is equal to mu naught I, and अगर n number of turns है तो we write here n, and this radius r square, और नीचे twice of r square plus x square power 3/2, and अगर ये point O है और ये point P है तो we write here OP cap, and this is B vector. This is what we know. अब जो ये रिजल्ट हमारे पास है, इसी रिजल्ट को थोड़ा हम लोग एलोबरेट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है. ये रिजल्ट हमारे पास है, दिस इज वेरी ऑब्वियस. अगर मैं ये कहूं कि 4x, चूंकि छोटे x पे बात करूंगा ना तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देगा, थोड़ा x को बड़ा करेंगे तो हमें कुछ ये अलग फीलिंग देने लगेगा. फॉर x मच ग्रेटर देन r, अगर x की वैल्यू हम r से बड़ा कर दें, x की वैल्यू इस r से बहुत बड़ा कर दें, तब ये रिजल्ट किस तरीके से, फॉर x ग्रेटर देन r एंड n को हम यहाँ पे 1 रख लें, n को 1 रखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस b विल रिड्यूस टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, नीचे क्या हो गया ट्वाइस एंड व्हाट एक्स क्यूब आ जाएगा, एंड दिस इज ओपी कैप होगा. चलेगा? यस. अब देखो एक बात करना है, यहाँ पे ये आई आर स्क्वायर लिया मैंने और 2x क्यूब हो गया. अब ये रिजल्ट हमारे पास आ गया. हमारा टॉपिक क्या है, हमें मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से ट्रीट करना है. तो हम लोग अभी मैनिपुलेशन यहाँ करते हैं. लेट्स डू, आई मीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. लेट्स मल्टीप्लाई पाई बोथ साइड, आई मीन ऊपर और नीचे पाई को मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई पाई, डिवाइडिंग बाई पाई. पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से डिवाइड करते हैं, तब ये बी क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी म्यू नॉट पाई आई आर स्क्वायर, नीचे क्या ट्वाइस पाई एक्स क्यूब, एंड दिस इज ओपी कैप. कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ओके. अब अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, दिस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर, and this is what, twice of pi x cube op cap. Okay, now if you look at this, what is pi r square, ये इस लूप का एरिया माना जाएगा, और ये करंट है, इस करंट को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आपने यहाँ से देखा तो ये एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हो, तो आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला है. और यू नो आई इंटू एरिया क्या होता है, हमने पीछे के लेक्चर में पढ़ा है, लेक्चर 10 में हमने पढ़ा है कि करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट लूप. तो इस आई इंटू पाई आर स्क्वायर को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कह दें किसका, इस लूप का. कैन वी कॉल दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप, आई इंटू ए. दिस इज व्हाट वी नो ना. सो दिस बी कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू दिस एम, नीचे क्या हो गया 2 पाई एक्स क्यूब एंड ओ पी कैप. चलेगा? बिल्कुल ठीक बात है. यहाँ पे एम क्या है, वेयर एम इज आई इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या नाम दिया इसको, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, मैग्नेटिक मोमेंट, magnetic moment of loop, the loop what we are discussing. So this B is equal to mu naught m upon 2 pi x cube OP कैप आ गया. ये हमारे पास फील्ड यहाँ पे आ गया. अब थोड़ा सा एक और मैनिपुलेशन करते हैं. कैन वी राइट लाइक दिस, B is equal to mu naught और एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई करिए, यहाँ m लिख दिया, नीचे एक 2 और मल्टीप्लाई कर रहे, 2 into 2 pi, and this is x cube and this is OP cap, like this. 2 pi तो था ये, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर. अब ये रिजल्ट क्या बन गया, you see here mu naught, this is 2m, और नीचे क्या आ गया 4 pi x cube op cap, this is b, है ना. चलो इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया, फॉर्मेट हो गया. हम इसको अपने दिमाग में बिठाते हैं कि अगर हम यहाँ पे व्हाट वी आर सेइंग, अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक आई मीन करंट कैरिंग लूप है, तो एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमने कुछ ऐसे लिखा हुआ है. करेक्ट. अब मैं अगर आपसे ये कहूं थोड़ी देर के लिए, वी ऑल नो दैट किसी डाइपोल की वजह से, मतलब इफ यू हैव अ इलेक्ट्रिक डाइपोल,
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फॉर एक्स ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द डाइपोल, 2 kp अपॉन आर क्यू, याद होगा आपको 2 kp अपॉन आर क्यू। तो अब जरा मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे और फिर समझते हैं। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल we know that electric field due to dipole, बहुत ध्यान से, we know that electric field due to dipole at an axial point at an axial point is given by, ध्यान से समझना है, is given by, फोकस बनाए रखना है, that E is equal to 2 2kp upon r cube and OP कैप, ऐसे लिखते थे हम लोग, जहाँ पे P डाइपोल मूवमेंट होता था और K की वैल्यू क्या होती थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता था 2p, नीचे क्या आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब OP कैप, और ये P हमारा डाइपोल मूवमेंट होता था। यू रिमेम्बर दिस और नॉट? अब अगर मैं यहाँ पे ये जो रिजल्ट हमने लिया है यहाँ पे, इस रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट है हमारे पास, इस रिजल्ट को कंपेयर करें यहाँ पे, ये इक्वेशन 2 मान लो थोड़ी देर के लिए और इसको इक्वेशन 1 मान लो, एंड इन दोनों को कंपेयर करें बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, लाइक कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2। कैसे कंपेयर कर सकते हो सर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड है, करेक्ट, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यहाँ पे म्यू नॉट है, यहाँ 4 पाई एक्स क्यू है, यहाँ 2m है, यहाँ 2m है तो वहाँ 2p है। अगर इफ कंपेयरिंग 1 एंड 2, व्हाट वी कैन से दैट बी इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इक्विवेलेंट टू, लेट्स सी, ऐसे करते हैं इसको, वरना ये थोड़ा खराब लगेगा ऐसे लिखने में। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट बी इक्विवेलेंट टू, लाइक बी इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आ गया, ऑलराइट। जो एम है दैट इज इक्विवेलेंट टू, जिसको आपने अभी कुछ देर पहले इसका क्या नाम दिया था, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप दिया है। सो दिस एम इज व्हाट, ये पी दैट इज डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड म्यू नॉट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, 1/एप्सिलॉन नॉट, जैसे वहां पे यहाँ म्यू नॉट है, तो अगर मैं इसको 1/एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, सो म्यू नॉट इज इक्विवेलेंट टू 1/एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से कुछ। सो इज दिस ओके नॉट, लाइक यहाँ पे P है, वहां M है, बाकी सब कुछ तो सेम है जी, यहाँ 4 पाई है, वहां भी 4 पाई है, वहां म्यू नॉट है, उस म्यू नॉट को 1/एप्सिलॉन नॉट से कुछ रिप्रेजेंट करो। तो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 व्हाट वी फाइंड हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, डाइपोल मूवमेंट की जगह पे मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, म्यू नॉट इज इक्विवेलेंट टू 1/एप्सिलॉन नॉट। तो ये बिल्कुल एनालॉगी है या नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कायदे से ये जो फॉर्मेट है हमारे पास रिजल्ट का, और ये जो है फॉर्मेट का रिजल्ट का, इसका मतलब कि अगर हम सर्कुलर करंट लूप को एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से ट्रीट करें और फिर इसके मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लूप को उसको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द लूप कह दें, तो बात सेम होगी या नहीं होगी? यस। सो दिस दिस कंपैरिजन this comparison this comparison suggests this comparison suggests that that m which is which is magnetic magnetic moment, m which is magnetic moment of current carrying loop, current carrying loop, ध्यान से समझिएगा, this comparison suggests that m which is magnetic moment of current carrying loop can be treated as can be treated as magnetic dipole moment, magnetic dipole magnetic dipole moment।
उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। बच्चा लोग समझ गए आप? इसका मतलब कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट है जो m है, जो I इंटू ए है, we can consider that is this loop is equivalent to a magnetic dipole. बात को धीरे धीरे बढ़ाना है बहुत अच्छे तरीके से। आपको समझ में आएगा कि ये धीरे धीरे टॉपिक बिल्डअप होकर के जा कहाँ रहा है। आई शुड टेल यू दैट कि अर्थ का जो मैग्नेट है, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, उस मैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर मैग्नेटिक क्यों है या व्हाई दैट मटेरियल शोज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ, व्हाई दैट मटेरियल शोज मैग्नेटिज्म, उसको समझने के लिए, उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए हम लोगों ने ये रास्ता बनाया है। एक एक चीज पढ़ते 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 अब यहाँ पे आकर हमने क्या देखा कि ये करंट कैरिंग लूप जो है हमारे लिए, जिसको हमने मैग्नेटिक मूवमेंट नाम दिया कि भाई आई इंटू ए उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। और अब अगर हम उसको ठीक से एनालाइज कर रहे हैं तो इट लुक्स लाइक ओके, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था उसका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, उसी तरीके से करंट कैरिंग लूप को भी हम लोग एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और उसके मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लूप को मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट माना जा सकता है। तो इसका जो आई इंटू ए है उसको, सुन रहे हैं आप, इसका जो आई इंटू ए है और एक मैग्नेटिक डाइपोल का जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, वो दोनों एक फिजिकल क्वांटिटी को सिग्निफाई करते हैं। इज दैट ओके नाउ? यानी कि एक मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल, एक 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 बार मैग्नेट लिया, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट, बोथ आर all both are same physical quantity, they are representing same physical quantity, that's what the point is। ये एनालॉजी समझना है आपको। और आपने यहाँ पे, यानी कि अब अगर हमसे कोई पूछे हेलो इसके वजह से किसी दूर के पॉइंट पे बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और आपको डाइपोल वाला फॉर्मूला याद है 2kp/r³ और आप वहां पे सॉल्व करें तो 2p/4πε0 हो गया। अब जो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि म्यू नॉट 1/ε0 होता है, तो अगर 1/ε0 को म्यू नॉट रखते हैं तो वो सीधा सीधा, और जो वहां पे डाइपोल मूवमेंट है उसको यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट से रिप्लेस कर दे तो रिजल्ट आ गया। तो एक तरीके से ये कनेक्टिविटी शो कर रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ। और ये जानने के बाद कि ठीक है ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, हम जो एम है जिसको मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लूप कह रहे थे, नाउ दिस कैन बी ट्रीटेड एज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जब इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं तो हमने देखा कि ओके अगर हम इस करंट कैरिंग लूप को एक मैग्नेटिक डाइपोल कंसिडर कर लें तो वो मैग्नेटिक डाइपोल इस लाइन पे होगा, फिर ये पॉइंट क्या होगा, उसका एक्सेल पॉइंट हो जाएगा। सुन लिया आपने? यानी कि इस करंट कैरिंग लूप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर दें, एक छोटे से मैग्नेटिक डाइपोल से रिप्लेस कर दें, और फिर उसको बात, यानी कि अब यहाँ पे जो बात बनाई जा रही इस फिगर को ध्यान में रखते हुए यहाँ ध्यान देना है। अब मैं आपके लिए यहाँ एक क्या बना रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हमने यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेट के फॉर्म में, यानी कि इस लूप को हमने इससे रिप्लेस कर दिया और बोला हेलो, आप ऐसे समझिए कि इस लूप का ये एक्सिस है, थिंक लाइक दिस, ये एक्सिस है, और किसी ने बोला इसके वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये जो था आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए, उसकी जगह पे आप एक छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक डाइपोल है, और इस मैग्नेटिक डाइपोल का भाई साहब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना है, एम। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है इसका, और यहाँ से आपने बोला एक्स डिस्टेंस से, यानी कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आपको फील्ड निकालना है, तो आपने फॉर्मूला क्या रखा, 2m/r³। और यहाँ हम लोग क्या पढ़ते थे, 2kp, तो k होता था 1/4πε0, 1/4π, तो 4π तो यहाँ रहने दिया, और 1/ε0 को यहाँ पे किसे रख दिया, म्यू नॉट से। सो म्यू नॉट 2m/4π, यहाँ पे x³ कर देते हैं, 4πx³। बट ये जो म्यू नॉट 2m/4πx³ कर दिया, और यहाँ पे इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था हमने एक छोटा सा शॉर्ट डाइपोल मान लिया, उस शॉर्ट डाइपोल पे ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो गया, समथिंग लाइक दिस। यानी कि दिस बी, क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए। अब जब ये
क्लियर हो गई कि करंट कैरिंग लूप का जो लूप को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक शॉर्ट डाइपोल से, शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल से, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है जी, एम, सेम जो कि करंट कैरिंग लूप का क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। जब ये बात हमारे दिमाग में आ जाती है तब हम लोग थोड़ा एनकरेज होकर के एक अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसके बारे में ज्यादातर टीचर्स बात करना पसंद नहीं करते हैं। वो देखिए क्या है, यहाँ तक बात समझ गए आप, यहाँ तक इज दैट ओके नाउ? अब फिर बोला किसी ने कि यार अगर आप ये तो आपने इसके जगह पे आपने किसको कंसिडर कर लिया, ये जो लूप है, इस लूप का की जगह पे आपने एक शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल निकाल लिया। अब ये जो करंट कैरिंग लूप है उसको आपने इससे रिप्लेस किया, करेक्ट, और ये रिजल्ट कर दिया आपने। तो अब एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या सर, जरा ध्यान से देखना, अगर हम ये जो शॉर्ट डाइपोल वहां बनाए थे, बहुत समझना है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना है, आई वॉन्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये जो शॉर्ट डाइपोल आपने बनाया है और आपने बोला कि मैं इसके जगह पे बनाया, किसके जगह पे, इस लूप के जगह पे बनाया, और आपने बोला कि इसके वजह से भाई एक्सियल पॉइंट पे फील्ड निकालो, यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे फील्ड निकालो। तो आपने बोला ओके भाई, आपने उस करंट कैरिंग लूप को क्या कंसिडर कर लिया, उस करंट कैरिंग लूप की जगह पे एक शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल ले लिया और फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई x क्यूब, ये फॉर्मूला लगा दिया, विच इज रिलेवेंट टू विच इज एनालॉगी टू डाइपोल मूवमेंट वाला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वाला रिजल्ट। तो ये तो एक्सेल पॉइंट हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए हेलो, अगर सर आपको यहाँ फील्ड निकालना हो तो, यानी कि डाइपोल के, शॉर्ट डाइपोल की वजह से यहाँ फील्ड निकालना हो, तो आप बताओ, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या, 2 kp/r क्यू, तो ये एक्सेल पे होता है, और इक्वेटोरियल पे क्या होता है, kp/r क्यू, kp/r क्यू। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस लूप को, जो लूप था हमारे पास, ये किसके लूप की जगह पे, ध्यान से समझना है आपको, आई वॉन्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेरी नाइसली। एक मिनट, ये जो फिगर में यहाँ पे कुछ जो बना हुआ है, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये थोड़ा हटाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, इसको हटा देते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दिस हैज दिस इज नॉट इन सपोर्ट ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इट। सो व्हाट आई सेड दैट, कि आपके पास कुछ इस तरीके का यहाँ पे लूप था, और उस लूप की वजह से आपने एक्सियल पॉइंट पे फील्ड निकालना था, तो आपने ऐसे निकाल दिया, बोला कि ओके इसके जगह पे ये मान लो, निकाल दो। अब अगर इसी करंट कैरिंग लूप की वजह से, अब जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना बच्चा, इसी करंट कैरिंग लूप की वजह से अगर आपसे कोई बोले कि हेलो यहाँ पे फील्ड निकालो, यहाँ फील्ड निकालो, तो आपने निकाल दिया। सर अब अगर यहाँ फील्ड निकालने के लिए बोले जाए तो क्या होगा, मतलब आई वॉन्ट टू शो यू दैट कि देखो इस लूप में करंट ऐसे जा रहा है, 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 ये लूप में करंट जा रहा है, और ये इस लूप का आप इधर से देख रहे हैं, ये इसका बैकवर्ड साइड है, पीछे वाला साइड है, और यहाँ पे फील्ड निकालना था, तो आपने इस लूप की जगह पे ये डाइपोल बना दिया और यहाँ निकाल दिया। अब अगर इसके जगह पे, इसके वजह से, लूप की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालने के लिए बोले जाए, तो क्या इसके जगह, इस करंट कैरिंग लूप को ये मैग्नेटिक डाइपोल बना दिया जाए और फिर यहाँ का फॉर्मूला लगा दिया जाए? कैन वी अप्लाई दैट? कैन वी डू दिस? आंसर इज यस। यानी कि अगर हमने इस करंट कैरिंग लूप को एक शॉर्ट डाइपोल से रिप्लेस कर दिया, और हमसे बोला कि इसकी वजह से काफी दूर के पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से काफी, यानी किसी दूर के पॉइंट पे, यानी कि इसके कंपैरिजन में दूर के पॉइंट पे अगर आपको फील्ड निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब जैसे ये बात कही जाती है, तो एक चैलेंज उभर के आता है। वो क्या चैलेंज उभर के आता है, आप याद करो, एक लेक्चर पढ़ाया गया था सोलेनाइड एंड टोराइड वाला। तो सोलेनाइड एंड टोराइड में आपको क्या पढ़ाया गया था कि अगर सोलेनाइड एंड टोराइड का रिजल्ट याद करो, अब जो मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप मेरे को ब्लेम करोगे कि थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट कंफ्यूजिंग है नहीं। इंफॉर्मेशन को तरीके से समझना होता है, ध्यान दे करके, तभी जाके बात क्लियर होती है। मैं पहले ये बात रिपीट कर देना चाहता हूँ अच्छे से। मैंने ये करंट कैरिंग लूप है, अगर मुझे इधर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इफ आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी ऑफ दिस पॉइंट्स, यहाँ फील्ड चाहिए, तो मैं इस लूप को एक शॉर्ट डाइपोल से रिप्लेस कर दिया,
और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो इस शॉर्ट डाइपोल का हमने मैग्नेटिक मोमेंट मान लिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मान लिया, और फिर जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला लगता था वैसे लगा दिया, लेकिन वहां पे म्यू नॉट होता था तो यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, वहां पे डाइपोल मोमेंट होता था तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रख देंगे। दैट्स व्हाट आई हैव सेड। इतनी बात सफाई से कह दी। अब सवाल ये कहा कि क्या इसी लूप के वजह से, इसी मतलब करंट करिंग लूप के का जो प्लेन है उसी में ऊपर किसी पॉइंट पे इधर या कहीं और पॉइंट पे अगर हमसे बोला जाए, लेट्स सपोज समबडी से दैट यहाँ निकालो इस तरीके से, तो कैन वी डू कि हम इसको भी ये मान करके ये कर सके? आंसर इज यस। तो जब मैं यस कहता हूं तो एक चैलेंज उठता है कि सर आपने तो पढ़ाया था सोलेनोइड एंड टोराइड वाले में कुछ इस तरीके से कि देखो अगर कोई लूप है तो हमें इसी रेफरेंस में वो डायग्राम पहले से बना के दिखाया गया था। तो मैंने बोला कि इसकी वजह से अगर इसमें कोई करंट जा रहा है, तो अगर कोई बोलता है यहाँ पे बंदा कि यहाँ फील्ड बताओ या यहाँ फील्ड बताओ, तो इसकी वजह से फील्ड और इसकी वजह से फील्ड जीरो होता है, ऐसा हमने बताया था। किस केस में? सोलेनाइड के केस में। सोलेनाइड बोलने का मतलब क्या? इस सोलेनाइड बोलने का मतलब नॉट अ सिंगल टर्न। सोलेनाइड बोलने का मतलब देयर इज अ lot many turns, and those all turns are of identical radius, and the radius of each turn is very much less in comparison of the length, and in that situation if we try to find field outside the solenoid, the field becomes zero. This is what has been said. With these many conditions this point has been said. This has not been said that कि लूप की वजह से, करंट करिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन में ही हर पॉइंट पे जीरो होगा आउटसाइड दैट। दैट इज नॉट द पॉइंट। आई होप यू गॉट इट। वहां पे ये भी पढ़ाया गया है कि अगर ये सोलेनाइड है और इसके टर्न्स बहुत छोटे छोटे हैं और हर टर्न्स इक्वल रेडियस का है और लेंथ बहुत लंबा है, तो इसके अंदर में हर जगह फील्ड भी सेम होता है। तो वो कंडीशंस का ध्यान रखना है। ये नहीं कि अच्छा लूप की वजह से प्लेन में ही किसी दूसरे पॉइंट पे फील्ड बता दिया गया जीरो। दैट इज नॉट द सिचुएशन। क्लियर है ये पॉइंट? यस। तो अब ये बात मैंने आपको रिपीट कर दी है, समझा दिया है। तब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, वो एक मिनट, जो कुछ चीजें थोड़ी गंदी हो गई मैं इसको हटा दूं, वरना ये फोकस खराब करेंगे। मैंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की कि अगर आप यहाँ फील्ड निकालने की बात करेंगे या यहाँ फील्ड निकालने की बात करेंगे इसके वजह से, तो आप क्या करेंगे? यानी कि यू आर टॉकिंग लाइक दिस और यू आर टॉकिंग लाइक दिस, ऐसे बात करो। यानी कि लूप के प्लेन में ही आप पॉइंट ले रहे हैं। यहाँ पे क्या था, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो लूप को अगर शॉर्ट डाइपोल से रिप्लेस करते थे तो ये एक्सेल पॉइंट बन जाता था। अब अगर लूप को आप शॉर्ट डाइपोल से बना देते हैं और इफ यू टेक लाइक दिस, तब तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया लाइक दिस। तब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर यहाँ फील्ड निकालना है, यहाँ फील्ड निकालना है, तो जो ये चीज आपने ढूंढी उसको इस्तेमाल कर लो। और उसको इस्तेमाल करोगे तो अब अगर कोई बोलेगा कि हेलो, इफ समबडी, ये जो पढ़ा आपने उसके एडवांटेज देखो कि ना, इफ समबडी सेज, अब जो बात कही जा रही है उसको ध्यान से समझते हुए हम ये अप्लाई करेंगे। हेलो, इफ somebody says that this is a current carrying loop, okay, and they are not interested to find magnetic field perpendicular to the plane of loop, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, यानी कि एक्सेल पॉइंट पे कहीं पे फील्ड, बल्कि वो क्या करें, प्लेन ऑफ लूप में ही कहीं पे बोला जाए कि यहाँ फील्ड निकालो, समथिंग लाइक दिस, प्लेन ऑफ लूप में। तब हम क्या करेंगे? अब देखिए इसको, इस प्लेन ऑफ लूप को हम, ये जो प्लेन ऑफ लूप है इसको किससे रिप्लेस कर दिए? हमने बोला ओके इसको ऐसे रिप्लेस कर दो, लेट्स रिप्लेस लाइक दिस, राइट। यहाँ बोला है निकालने के लिए, तो हम आपसे ये कहेंगे कि रिप्लेस दिस यू रिप्लेस दिस लाइक दिस, इससे रिप्लेस कर दो, समथिंग लाइक दिस, ऐसे रिप्लेस कर दिया। और अब आपका ये जो पॉइंट है ये इस शॉर्ट डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। शॉर्ट डाइपोल का क्या हो गया? इक्वेटोरियल पॉइंट का हो गया। और फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ जो वहां डाइपोल वाला पढ़ते थे, क्या? KP/RQ। तो यहाँ के जगह पे क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे के जगह पे लिखेंगे आप, एक मिनट, के जगह पे क्या लिखेंगे आप? तो यहाँ आप लिखेंगे के जगह पे 1/, जो 1/4πε0 था, तो यहाँ पे आप 1/ε0 को म्यू लिख दीजिए और अपॉन 4π कर दीजिए, करोगे ना? और यहाँ एम रख दीजिए और नीचे क्या कर दीजिए, XQ या RQ, जो भी लिखना है ये लिख दीजिए, और आप बोलिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यानी कि इसमें कंडीशन ये है कि ये जो डिस एक्स है
इस शॉर्ट डाइपोल के यानी कि इस लूप का जो रेडियस है इससे काफी बड़ा होना चाहिए, यानी कि दिस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, मच ग्रेटर देन दिस आर, तब जाकर के ये रिजल्ट अप्लाई हो सकता है, तब जाके ये अप्लाई हो सकता है। तो बच्चा लोग, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ये बहुत काम के लायक कॉन्सेप्ट है। So what I said that कि अगर करंट कैरिंग लूप की वजह से एक्सेल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बोला गया तो निकाल सकते हैं। या तो हम उसको फॉर्मूला से, ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, ये फॉर्मूला जो हम लोग पहले जानते हैं इससे निकाल सकते हैं, या हम उसको एक शॉर्ट डाइपोल से, मैग्नेटिक डाइपोल से रिप्लेस करके वैसे निकाल सकते हैं। और अगर करंट कैरिंग लूप के प्लेन में ही किसी दूर पॉइंट पे बोला गया फील्ड निकालने के लिए और दैट पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द रेडियस, तब हम उस केस में इसको किससे रिप्लेस करेंगे, एक शॉर्ट डाइपोल से, और उस शॉर्ट डाइपोल का वो इक्वेटोरियल पॉइंट मान करके और फिर इस तरीके से फॉर्मूला लगा करके अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकाल के ला सकते हैं। जब हम लोग ये फॉर्मूला लगा के रिजल्ट निकाल के लेके आते हैं तो प्रैक्टिकली जो इसके वजह से वहां पे फील्ड होता है, दैट प्रैक्टिकल रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट्स आर वेरी वेरी मच नियर, देयरफॉर दिस आइडिया इज अप्रूव्ड। समझ गए आप लोग? तो हमने यहाँ पे इतनी बात जो डिस्कस की ये आपने हजम कर लिया होगा, और कुल मिलाकर के यहाँ पे बात ये कही जा रही है कि करेंट कैरिंग लूप को हम एक करंट कैरिंग लूप जिसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको एक शॉर्ट डाइपोल से, शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल से रिप्लेस कर सकते हैं, और शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो उस करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। सो इन अ nutshell, like what I say, that M, which is magnetic moment of current loop, can be treated as a magnetic dipole moment. So nutshell में नोट करके ये आपने समझा है कि current carrying loop, a current carrying loop can be replaced, can be replaced by a by a magnetic dipole, by a magnetic dipole having same moment, same moment, same moment, well having same magnetic moment लिख सकते हैं, magnetic dipole having same magnetic moment। तो ये मोमेंट काट करके ऐसे लिख देते हैं, एक मिनट इसको, सेम replaced by a magnetic dipole having same magnetic moment, same magnetic moment, same magnetic moment. So that's what the point is। ये बहुत बड़ी बात आपने सीखी, और इसलिए हमारा टॉपिक क्या था, करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। अब यहाँ हमने एक बात समझ ली कि जो करंट कैरिंग लूप है उसको एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। याद करो आपको हम लोग पोलराइजेबिलिटी पढ़ाए थे, पोलराइज मटेरियल पढ़ाए थे, और हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया था। तो जो डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया था वहां पे हम लोगों ने देखा था ना कि जब उस डाइलेक्ट्रिक को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका हर एटम, हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरीके से काम करता है। याद होगा आपको ये कॉन्सेप्ट? यस, ध्यान रखने की चीज है, भूलने की चीज नहीं है। भूल गए तो बहुत आगे परेशान हो जाओगे आप। तो हम लोगों ने ये वाला पॉइंट तो अच्छे से समझ लिया, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव डन। अब हमें करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, विल कम टू दिस। बट हमने यहाँ पे ये मैसेज समझ लिया कि ठीक है, इट इज, दिस इज व्हाट वी हैव गैदर्ड कि हम एक करंट कैरिंग लूप को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल से रिप्लेस कर सकते हैं, और उसका एडवांटेज हमने उठा लिया कि अच्छा ऐसे ऐसे हम लोग करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट? नाउ इफ समबडी इज आस्क कि क्या सर ये इक्विवेलेंट लिखने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है क्या वही यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का होता है? नो, आई डोंट मीन दिस। मेरा ये मतलब नहीं है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है ये होता है न्यूटन पर कूलम, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो यहाँ पे कूलम है और नीचे क्या है, एम्पियर मीटर। अब आप जरा बताओ कि कूलम एम्पियर मीटर के बराबर होता है क्या? नहीं ना। सो प्लीज डू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है। तो ये ऐसे नहीं है, ये ये इक्विवेलेंस बना करके आप यहाँ से कोई चीज थॉट प्रोसेस बना करके और फिर कोशिश किया कि क्या ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि करंट कैरिंग लूप की वजह से उसके प्लेन में किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम बायोट सेवर्ट लॉ से निकालने की कोशिश करें तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा?
बिल्कुल निकलता है बेटा, बट उसको सॉल्व करने में जो मैथमेटिकल हैजार्डनेस है, मतलब जो डिफिकल्टी है, वो हमारे सिलेबस में जो हमारी मैथमेटिक्स है, हमारे जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो हम लोग जानते हैं, वो उसके अंदर सॉल्व नहीं हो पाता है। उससे बाहर की मैथमेटिक्स हमें चाहिए होती है। इसीलिए हमें से कोई भी टीचर आपको वो टॉपिक पढ़ाता नहीं है, बिकॉज टू डील विद दैट we need to have a little more mathematical awareness, and which you can do after having mathematics at higher level. Definitely that that method can be approached, but it's very cumbersome. ये बात कहीं कुछ लिखा नहीं है, सुनने की चीज है, समझने की चीज है। भूलेंगे तो आप निपटेंगे। और यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि ये सोलेनोइड के केस में हमने एक खास कंडीशन में इसको जीरो माना है, बाकी ये जीरो नहीं है। ये बात मैंने समझा दी। अब हमने करंट कैरिंग लूप को एक मैग्नेटिक डाइपोल से रिप्लेस किया। अब जरा इस बात को एटॉमिक लेवल पे जाते हैं कि करंट कैरिंग लूप अगर ऐसा होता है, तो अब जरा यहाँ टॉपिक पे आइए। हमारा टॉपिक क्या था कि भाई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, तो क्या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सो ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। अगर ये ठीक नहीं लग रहा है तो इसको ठीक कर देते हैं हम लोग। सो दिस इज सो व्हाट आई सेड दैट कि अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक ये काम करना है। सो व्हाट आई सेड इज ओके। सो नाउ द पॉइंट इज कि अगर हमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट चाहिए ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो अब देखो बात कहाँ लेके जा रही। वहां करंट कैरिंग लूप था, तो करंट कैरिंग लूप में करंट में क्या होता था, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता था इस तरीके से। सेंटर ये था और इस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता था। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होने की वजह से उसमें करंट चला जाता था। यस और नो? तो अगर किसी सर्कुलर पाथ पे कोई इलेक्ट्रॉन चले जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो वो करंट कैरिंग लूप बना रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो रहा है। तो क्या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में नहीं है? क्या है ना? तो क्या वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होता होगा? सी दैट कनेक्शन कैसे जंप किया गया हमने, कैसे हमने इतनी ब्रॉडर चीज को अब सीधा सीधा अंदर ले जाकर के अप्लाई कर दिया। चलो भी। सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो सपोज कर लो हम लोग अभी हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर लेते हैं। सो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम की अगर आप बात करेंगे, तो आप सपोज करिए कि यहाँ पे प्लस जेड ई मतलब ये न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमने ये बात पढ़ रहे हैं। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम हाइड्रोजन लाइक एटम। अभी हमने सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम को पकड़ा है इस बात। और हाइड्रोजन लाइक एटम पकड़ने का मतलब क्या हुआ? वहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है भाई। एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है। यही ना हाइड्रोजन लाइक एटम कहने का मतलब है आपका। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या है? सिर्फ यही चीज है कि ओके, वी आर डीलिंग विथ अ न्यूक्लियस, एंड उस न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, और दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट न्यूक्लियस। तो अगर हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन मान लिया, दिस इज इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमने इसको इलेक्ट्रॉन मान लिया लाइक -e, ये इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, तो इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से भी कोई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए ना, क्योंकि ये भी करंट कैरिंग लूप की तरीके से लिया जाएगा। और अगर है, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितने के बराबर है? आई होप relationship from topic to topic is being established. Yes or no? So now in that situation, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा है,
और इसको हम यहाँ से ये जो डिस्टेंस है हमारा, इसको हमने रेडियस मान लिया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मान लिया, दिस इज आवर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। लेट सपोज दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे मान लेते हैं, कुछ इस तरीके से जा रहा है। ओके, this is a mere assumption. I may not be sure this goes anti-clockwise. Somebody can take clockwise also, but this is a mere assumption what I have taken. Okay. So for hydrogen like atom, if electron is revolving in this orbit, so that does this electron revolution, याद करो आपको मैंने जो मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पढ़ाया और जो टॉर्क पढ़ाया आपको, तो उस लेक्चर में लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे, और उस न्यूमेरिकल में जो लास्ट न्यूमेरिकल था, याद होगा आपको, एक रिंग था, उस रिंग को किसी एक्सिस के अबाउट, वो रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज था और उस रिंग को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जा रहा था, याद होगा। उसमें और भी क्वेश्चंस हो सकते थे, मैंने सिर्फ उतना ही क्वेश्चन डिस्कस किया था जो उसी लेक्चर से कनेक्टेड था, उससे आगे और भी कनेक्शन था जो कि हम लोग आगे डिस्कस कर सकते थे। विल बी डिस्कसिंग, विल ट्राई टू फिनिश दैट, यानी उसको इसमें आज इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो लेट ट्राई टू फाइंड एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, क्या ये करंट कैरिंग लूप है, और अगर ये करंट कैरिंग लूप है तो क्या इसके वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और अगर होगा तो कितना होगा, दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। सो ओके, so for hydrogen like atom we have taken like, so so what I said that कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, so let's see here, so we know that electron revolve around nucleus, being in circular stationary orbit. That's what we know. We know that electron revolve around nucleus being in circular stationary orbit. ठीक है जी, all right. So let, अब हमें यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है कुछ इस तरीके से, तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि time taken by electron to complete one revolution. So time taken, let t is time taken by electron in one revolution, so t is the time taken in one revolution, तो वो होना कितने के बराबर चाहिए, so that t should be equal to 2 pi r, that is this circular path, upon this velocity v, 2 pi r upon v, this is the time. ओके, यानी कि एक चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन इतना टाइम लेगा। ओके, सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड कितनी बार हुआ, 1 सेकेंड में कितनी बार होगा, सो दैट इज v अपॉन 2 पाई r। ओके ना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज दिस। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक चक्कर लगाने में इतना टाइम लगता है, तो एक चक्कर में क्या हुआ, हर जगह से एक ही इलेक्ट्रॉन पास हुआ। लेकिन अगर वो 1 सेकंड में इतनी बार चक्कर लगा जाता हो, तो हर जगह से इतनी बार चक्कर लगाता हो, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पास करेंगे। ये लॉजिक समझ में आ रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा रहा है, तो किसी भी एक जगह से एक चक्कर में एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज पास हुआ। लेकिन अगर वो 1 सेकंड में 10 बार चला जाता है वही एक इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि एक ही जगह से 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन पार करने के बराबर की बात हो गई। तो एंड अगर ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड है, और अगर लेट सपोज ये 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आए, यानी कि 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड हो रहा है, यानी कि एक जगह से 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो चार्ज पर सेकंड क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड करंट। सो आई वुड लाइक टू से दैट number of revolution in 1 second is this, therefore equivalent current, what I'm saying, equivalent current। इसी तरीके से मैंने आपको जो पीछे का लेक्चर है हमारा, लेक्चर 10 जो लॉ टॉर्क वाला पढ़ा हुआ, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया वहां पे इक्विवेलेंट करंट ऐसे ही निकाला होगा, आपने ध्यान से देखा होगा। सो इक्विवेलेंट करंट इज व्हाट, भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई, कितनी बार वो इलेक्ट्रॉन
हर जगह से पास किया है 1 सेकंड में इतनी बार, तो दैट इज v डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, E इंटू वी अपॉन 2 पाई आर। ये इक्विवेलेंट करंट हो गया, E इंटू वी अपॉन 2 पाई आर, दिस इज इक्विवेलेंट करंट। यानी कि इस लूप में इतना करंट जा रहा है, इक्विवेलेंट करंट इज दिस। ये क्या हुआ, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 1 सेकेंड, दिस इज फ्रीक्वेंसी है, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज 1/t होता है, 1/t, एंड देयरफॉर इट इज दिस। और फिर हमने चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि बेसिकली क्या किया है, चार्ज को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है। तो चार्ज को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो एक तरीके से आई की वैल्यू आ गई आपके पास, ई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, करेक्ट। ओके, लेट मी चेक इन द नेक्स्ट पेज, या व्हाट इज सो अब ई वी अपॉन 2 पाई आर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये करंट आ गया, दिस इज द करंट। अब अगर करंट इतना है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा भाई, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, सो देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या चीज होगा अब इसका, सो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी आई इंटू एरिया। ना आई के जगह पे तो आप ई वी अपॉन 2 पाई आर लिख देंगे, और एरिया की जगह पे आप क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सो अब क्या कट गया, पाई पाई कट गया, तो बचा क्या, अगर गौर से देखो, ई वी आर, नीचे क्या आ गया, ई वी आर, और नीचे क्या आ गया, 2 पाई। यस, ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है। ये मैग्नेटिक मूवमेंट आपने म्यू से लिखा है, किसे रिप्रेजेंट किया, म्यू से। और ये म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल रिवोल्यूशन से। क्या बोला मैंने, आई होप यू हैव हर्ड इट, आप अपने मन में दोहराओ मैंने क्या बोला। ये मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल रिवोल्यूशन की वजह से, दैट्स करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे म्यू एल लिखते हैं, एल फॉर ऑर्बिटल यहाँ पे। तो दिस म्यू एल, एल फॉर एल, एल यहाँ पे सफिक्स किसके लिए यूज किया, ऑर्बिटल शब्द के लिए। तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो चक्कर लगाता है, उस इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक मूवमेंट है, एंड दैट मैग्नेटिक मूवमेंट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। व्हाट इज इट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या नाम लेंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। सो दिस इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मैग्नेटिक, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। तो चलो ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट हुआ। तो जरा अगले पेज पे चलते हैं। हमने म्यू एल ई वी आर बाई 2 पाई आर लिख लिया। तो दिस म्यू, आई सेड दैट म्यू एल, दैट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इज ई वी आर अपॉन 2 पाई। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, इज 2 पाई। ओके, अब एक काम करते हैं, एक एम से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक एम से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। नाउ व्हाट वी डू हियर, दिस म्यू एल को ई वी आर अपॉन 2 पाई है, एक एम से ऊपर मल्टीप्लाई किया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो क्या हो गया, दिस म्यू एल कम्स आउट ई, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, और ये उस इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में वेलोसिटी है, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, 2 पाई m e, चलेगा, आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। ओके, ऑलराइट। So now this mu L, that is orbital magnetic moment, orbital magnetic moment is this. Now MVR, ये है क्या चीज, what is this by, mu L is equal to E, or this is M, mass of electron, velocity of electron, or into radius, this MVR divided by 2 pi me, mass of electron। ये है क्या चीज, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में v वेलोसिटी से, दिस इलेक्ट्रॉन इज traveling with how much velocity, लुक एट दिस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, इट इज गोइंग बाय v वेलोसिटी, ये इसकी v वेलोसिटी है। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो mvr है, ये mvr क्या है इसका, mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम, याद होगा आपने 11th क्लास में पढ़ा हो, mvr इज एंगुलर मोमेंटम। तो हम इस mvr को एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग इसको, ये एंगुलर मोमेंटम कैसे, ऑर्बिट में, और एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। सो वी कैन राइट लाइक दिस, दिस म्यू एल, this mu L is equal to now u e
अपॉन 2 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मल्टीप्लाइड विथ एल और ई लिख दिया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हो गया। कौन सा एंगुलर मोमेंटम? व्हाट इज दिस एल ई? एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम कौन सा एंगुलर? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वी कॉल इट। यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम और उधर मोमेंट हो गया। यहाँ पे ये ऑर्बिटल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। लिसन मी, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है ये, एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। आई होप यू गॉट इट नाउ। यस, तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास, दिस म्यू एल इज इक्वल टू ई ई, और इसको अलग कलर से लिख रहा हूं मैं, E, and this is L E and divided by 2 pi m E। समझ गए आप? ये हमने रिजल्ट लिख लिया जी भाई, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट इट। क्या सीखा आपने यहाँ पे? यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस कह रहा हूँ हाइड्रोजन लाइक एटम में, तो उस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने से वहां पे एक मैग्नेटिक मूवमेंट है, यानी कि दैट इज दिस यानी कि एक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम के पास एक अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है, और वो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से। तो क्या उस हाइड्रोजन लाइक एटम को हम एक शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज भाई इट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट, एंड दैट मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि करंट करिंग लूप की वजह से, तो उसकी जगह पे एक शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल की इमेजिनेशन कर लीजिए, यानी कि हर एटम को अपने आप में क्या मान लीजिए? मैग्नेटिक डाइपोल मान लीजिए, यानी कि इन दैट केस एवरी मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक डाइपोल। होप यू अंडरस्टैंड, यू आर गेटिंग इट। लेकिन एवरी एटम कहने का मतलब अभी हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में बात की गई है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब यहां से बात और आगे बढ़ेगी। याद होगा आपने केमिस्ट्री में डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक पढ़ा होगा, और डाई और पैरा में जो डिफरेंस है वो भी आपने देखा होगा। पैरामैग्नेटिक और डाई मैग्नेटिक को आप अच्छे अच्छे तरीके से जानते होंगे। पैरामैग्नेटिक जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में होते हैं, डाई मैग्नेटिक जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में नहीं होते, कुछ ऐसा ही पढ़ा होगा ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑड नंबर? यानी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, उस एक इलेक्ट्रॉन का एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बन गया, यानी कि वो एटम अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल लेके बन गया, उसके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो गया। हेलो, यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस। सो व्हाट आई सेड दैट कि अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइड्रोजन लाइक एटम में बात किया, एक ही इलेक्ट्रॉन लेकर के हमने किया, और हम देखा कि उस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से वहां पे एक मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। इसका नाम क्या दिया हमने? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट दिया। और उस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? उस इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम से, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से भी रिलेटेड है। इज दिस क्लियर नाउ? अब जो बात बताई जा रही है यहाँ पे, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में लिखा हुआ। अब जो बताई जा रही है बात, उसको और ढंग से समझना है। तो लेट्स सी व्हाट इज दैट पॉइंट इज। एक सेपरेटर बनाते हैं यहाँ पे। ये लो, सेपरेटर हमने यहाँ यूज किया, और यस भाई, एंड फिर ऐसे यूज कर लिया सेपरेटर, और इसको थोड़ी इज्जत दी हम लोगों ने। ठीक है जी, ओके, राइट। और इसको यहाँ से थोड़ा हटा दिया। ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज, ठीक है, ये बात हमने यहाँ से समझ ली कि भाई ये दिस इज दिस हैज बीन लाइक एल, ये यहाँ पे रिप्लेस करके बता दिए। ओके, फिनिश है। अब अगर मैं कहूँ कि इन ये म्यू एल क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट है। ये एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है। सो यू नो मैग्नेटिक मूवमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखोगे तो क्या होगा? इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये कैसे होगा? तो सर जरा गौर से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है? ऐसे। क्या डायरेक्शन है इसका बताओ? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और ये आर है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यानी कि एम वी, आर क्रॉस, एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, आर क्रॉस पी। तो आर का ये डायरेक्शन हो गया, यानी कि आर क्रॉस पी के नजरिए से देखोगे,
अगर ये R हो गया और ये P हो गया, यस, तो R क्रॉस P मतलब आप ऐसे जाएंगे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा किसका, एंगुलर मोमेंटम का, करेक्ट, यस, ओके, फिनिश। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा था, ऐसे, तो करंट किधर जाएगा, ये डायरेक्शन किसका माना जाएगा, ये डायरेक्शन माना जाएगा करंट का। करंट का, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। अब करंट अगर क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड। सो बच्चा रे, ये बात ध्यान से, इन वेक्टर फॉर्म अगर आप लिखोगे तो यू शुड राइट म्यू एल इज इक्वल टू ई एल ई अपॉन 2 पाई m e। और अब जरा ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, यू आर राइटिंग, एक एरो यहां लगा रहे, एक एरो यहां लगा रहे, और यहाँ एक माइनस साइन लगा रहे। निगेटिव साइन इंप्लाइज दैट व्हाट, इतने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं ना इसके ऊपर, और इन फॉर्मूलाज के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जनरली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खूब दिखेंगे, क्योंकि ये हम लोग मिस कर देते हैं, तो इसीलिए इसका ध्यान रखेंगे खास करके। सो म्यू एल, व्हाट आई सेड दैट म्यू एल and mu l and le are in opposite, are in opposite direction, are in opposite direction। क्या हर वक्त होता है ऐसा, क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में हर बार होगा, तो तुम कहोगे सर जब भी आप इलेक्ट्रॉन घुमाएंगे, इफ यू टेक दिस इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो होगा वहां तो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में होगा, yes or no, that's a matter of fact, okay, all right, so this is what the point is। अब ये पॉइंट हमने समझ लिया जी, इज दैट क्लियर नाउ। अब हमने यहाँ पे एक टर्म लिखा था, जायरो मैग्नेटिक रेशियो, याद होगा आपने, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। एक मिनट, लेट मी सिप वाटर एंड देन आई स्पीक टू यू। सो आई सेड जायरो मैग्नेटिक रेशियो, तो ये तो हम देख लिया कि म्यू एल एंड एल ई आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये बात समझ में आ गया। एंड दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, 4 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, ठीक है, ये पॉइंट आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। सो नाउ वी आर सेइंग जायरो, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। अब ये जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या, जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या चीज है भाई, ये जायरो मैग्नेटिक रेशियो, लुक एट दिस। तो अगर हम जायरो मैग्नेटिक रेशियो की बात करें, सो ये हम लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट लिख रखा है, और यहाँ कहीं इक्वेशन 1 2 3 हमने कुछ बनाया नहीं है, इज दैट ओके, ऑलराइट, एवरीथिंग इज फाइन। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हम इस रिजल्ट से, ये जो रिजल्ट हमारे पास है और ये जो रिजल्ट है, सो न्यूमेरिकली अगर हम बोले, न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली म्यू एल कैन बी रिटन एज ई एल ई अपॉन 2 पाई m e। so what is this mu l upon l e, ये क्या चीज है, e 2 पाई m e। this is called gyromagnetic ratio, this is called gyromagnetic ratio। और बेटा ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये चार्ज और ये सब रख दोगे तो ये वैल्यूज फिक्स आ जाएगी। सो दिस इज 9.1 into 10 to the power minus 31, and this is 2 into 3.14, and this is 9, okay, you can understand this mistake is here, 9.1, 9.1 into 10 का पावर माइनस 31, और ये जो ऊपर लिखा हम लोगों ने इसको मिटा देना होगा, this is not right here, and we have to write what, 1.6 into 10 ka power minus 19, this is 1.6 1.6 into 10 का पावर माइनस 19। ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास, बट ये रेशियो किसके लिए आएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करने कहने की क्या बात है, फाइन, बता रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है व्हाई आई एम कॉलिंग इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज, प्लीज अंडरस्टैंड, ये म्यू एल लिखा हुआ है एंड दिस इज एल ई लिखा हुआ है, ये म्यू ई मत पढ़ लेना, और ये ई लिखा हुआ है, सारे नोटेशन तरीके से आप पढ़ के समझते रहना। तो ये रिजल्ट है, और इट हैज अ सर्टेन फिक्स वैल्यू। सो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये -19 है और ये 31 है, ये ऊपर गया तो 10 का पावर क्या हो गया, 12 हो गया ना, -31 ऊपर प्लस जाके।
सो दिस इज नाउ 1.6, नीचे क्या आ गया 2 इंटू 3.14, 3.14 इंटू 9.1, और दिस इज 10 का पावर 12। क्या ये ऊपर कौन था, चार्ज कूलम, नीचे क्या है दिस, तो कूलम पर केजी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 8.8 इंटू 10 का पावर समवेयर 12 के करीब, या 10 का पावर 10 लिख लो ये यहाँ पे देखो यहाँ पे 10 का पावर 12 है, तो यहाँ पे 100 ले लो, 1600 हो जाएगा। तो 9 27 54, yes, almost something like this. So this is how it is coulomb per kilogram. This value is there for electron. ये रिजल्ट किसके लिए हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने ये रिजल्ट किसके लिए पढ़ा, इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा। दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन, 8.8 इंटू 10 का पावर 10 कूलम पर किलोग्राम। ये जायरो मैग्नेटिक रेशियो है। अच्छा लोग, हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा के क्या पढ़ना चाहे, हमने देखो पीछे जो सर्कुलर लूप को एक शॉर्ट डाइपोल से रिप्लेस किया, हमने ये समझा कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप को एक शॉर्ट डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल लिया जा सकता है। हमने उस कॉन्सेप्ट को एक एटम के अंदर लगाया, कौन से एटम में, सबसे सेफ कौन सा, हाइड्रोजन लाइक एटम में। हाइड्रोजन लाइक एटम के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, और उस सिंगल इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि अरे यार यहाँ भी करंट घूम रहा है, करंट है, करंट कैरिंग लूप है, यहाँ भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन लाइक एटम का हर एक एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से ट्रीट करेगा, और उसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, जो कि उस इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के साथ कनेक्टेड है। और वहां पे जायरो मैग्नेटिक रेशियो की बात करोगे तो वो फिक्स वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ तक। अब अब हम लोग जब ये इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं, तो जरा गौर करिए, जो आपके पास ये म्यू एल इज इक्वल टू ई एम ई वी अपॉन आर अपॉन 2 पाई एम ई जो आया है, यानी कि जब ये रिजल्ट हमने पढ़ लिया, और ये हम लोगों ने किसके लिए अप्लाई किया बेटा, फॉर विच ऑर्बिट वी हैव अप्लाइड, आर वी डूइंग इट फॉर फर्स्ट ऑर्बिट और फॉर अ सेकंड ऑर्बिट, क्योंकि ये एल है, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, इसमें एम वी आर है। समझ रहे हैं आप इस रिजल्ट में, यानी कि इसको थोड़ा और क्वांटाइज्ड करें। ये अभी एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है, जो कि एक न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। दिस यू डोंट नो, जो आपका रिजल्ट है यहाँ पे देख रहे हैं ये म्यू एल, इसमें क्या एल है, और एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम क्या है, एम इंटू वी इंटू आर। तो इसको और भी छोटे फॉर्मेट में निकाला जा सकता है। वी कैन टेक इट मोर डीपर इनसाइड, थोड़ा और लेके चलते हैं। सो लेट्स सी नाउ, थोड़ा एनालाइज करते हैं इस रिजल्ट को, आगे लेके चलते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। नाउ look at this. So what we know that mu L is equal to E upon 2 pi mass of electron, और ये क्या था L, and that is electron का angular momentum। ओके okay? यानी कि ये था mu L, that is E 2 pi me, and this Le was replaced by me Ve and R, mvr। ओके, we know that, बहुत ध्यान से समझना है आपको, we know that, we know that एक्चुअली अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, बोहर मैग्नेटो, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, बोहर मैग्नेटोन पढ़ रहे हैं। सो ध्यान से समझना है, मतलब अगर आप समझेंगे तो आपको मजा आएगा, बोर होने वाले के लिए तो कोई किसी भी चीज से उब सकता है, उसके लिए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अच्छी सेहत के लिए स्वाद ज्यादा जरूरी नहीं है, पौष्टिक पदार्थ की जरूरत होती है। ठीक है, और जिनके पास जानकारी होती है कि पौष्टिक क्या है, वो उसके स्वाद पे नहीं जाते, उसको खाने और पचाने पे ध्यान जाता है उनका। तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। तो दिस म्यू एल इज इक्वल टू, ये रिजल्ट लिख दिया, सो वी नो दैट एम ई वी ई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यस और नो, यस, यानी कि ये बोहर्स
क्वांटाइज थ्योरी है, यानी कि ये कंडीशन ऑफ क्वांटाइजेशन है। इधर हो गया ना भाई, एक क्या मैंने बोला, कंडीशन ऑफ क्वांटाइजेशन है। व्हाट इज कंडीशन ऑफ क्वांटाइजेशन? कंडीशन ऑफ क्वांटाइजेशन तो समझ में आ रहा है? अरे यही से तो बोहर ने क्वांटाइजेशन, बोहर ने हमें क्या बताया था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन किसी भी रेडियस के ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, वो एक डेफिनेट रेडियस के ऑर्बिट में घूमता है, जिसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और वो ऑर्बिट्स 1 2 3 4 होगा, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो NH/2 पाई होना चाहिए। एंड यहीं से वो बट गया, क्वांटाइज हो गया, मतलब 1 2 3 काउंटिंग अप्लीकेबल हो गया। तो क्वांटाइज मतलब कि डिस्क्रीट हो गया, फिक्स हो गया। तो ये कंडीशन ऑफ क्वांटाइजेशन है। एक छोटा सा सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ क्वांटाइजेशन लाइक दिस, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। नहीं, क्वेश्चन पूछने का कोई हद नहीं है, मतलब जो बंदा थरो होगा वही समझ पाएगा। I have seen generally students they read everything, understand everything, but they are not able to solve the questions. They relate नहीं कर पाते. So that is what the problem is. So this we know that this. तो इसका मतलब कि सर कैन वी रिप्लेस दिस बाय NH/2 पाई? हाँ जी बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं, करते हैं। तो ये म्यू एल क्या होगा फिर सर उस केस में? E/2 पाई ME, और आपने इसको रिप्लेस कर दिया NH/2 पाई। देखिए आप, NH/2 पाई। तो जो हम इस बोहर जो हाइड्रोजन यहाँ पे जो हमने स्टडी किया फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, तो यहाँ पे ये बात बताई नहीं गई थी कि कौन सा ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट नंबर, स्टेशनरी ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4, एक जनरलाइज स्टडी किया गया था, करेक्ट। अब हम इसको लेके आ रहे हैं सबसे छोटे ऑर्बिट में, या 1 में या 2 में या 3 में क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं हम। So mu L is equal to E. This is E I have written E. This is E. So E NH/2 पाई, and this is 2 pi into M. Correct? So E/2 पाई ME, एक मिनट कहीं पे कोई या दिस इज MVR, एंड MVR को NH/2 पाई लिखते हैं, करेक्ट। जब हम इसको NH/2 पाई लिखते हैं तो अब ये हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया? सो दिस इज नाउ E NEH/2 पाई दैट इज 4 पाई स्क्वायर, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। दिस इज व्हाट इट हैज कम, करेक्ट। सो दिस मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, देखिए आप ध्यान से, मैग्नेटिक मूवमेंट is how much now? N times of EH/4 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अब सोचो कि अगर वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी कोई खास वैल्यू आएगी 1, ये, और अगर ऑर्बिट नंबर 2 में होगा तो ये वैल्यू बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बदल जाएगा ना, यस। सो व्हाट वी आर सेइंग, बहुत ध्यान से समझना है बच्चा। सो व्हाट वी आर सेइंग इज नाउ कि देखो, राइट, दिस इंप्लाइज दैट कि म्यू एल is is quantized, देख रहे, म्यूएल इज क्वांटाइज्ड, N1 2 3 होगा, यानी कि इस म्यूएल की वैल्यू इसका 1 होगा या 2 होगा, इसका 1.5 नहीं हो सकता। म्यूएल इज क्वांटाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख रहे हैं आप, म्यूएल इज क्वांटाइज्ड, ओके। सो म्यूएल की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? एंड माइंड यू, यहाँ पे जब भी हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाला है NH/2 पाई, इसमें कहीं पे जेड इन्वॉल्व नहीं है, दिस जेड इज नॉट इन्वॉल्व। MVR is NH/2 पाई, करेक्ट, यस, ये ध्यान रखना है। सो दिस म्यूएल इज क्वांटाइज्ड। सो नाउ इन दैट सिचुएशन फॉर N इज इक्वल टू 1, म्यू एल की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी? वो आएगा EH/4 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज मिनिमम, मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट। पर ये किसका है सर? किसका मिनिमम हो सकता है भाई? यानी कि
इसमें EH 4 पाई स्क्वायर, 1 मिनट बेटा, आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा। जब अचानक मैं यहाँ पे गया तो या 4 पाई स्क्वायर की वजह से मुझे अचानक शॉक सा लगा। आई आई थॉट दैट कि समथिंग हैज रॉन्ग गॉन। सो यस, देयर इज समथिंग रॉन्ग, प्लीज अंडरस्टैंड दैट हियर। जब हम इस म्यूएल को निकाल रहे थे यहाँ पे, तो ये पाई आर स्क्वायर था और ये पाई था, ये पाई यहाँ से हट गया, तो दिस पाई इज नॉट ओवर हियर। तो हर जगह पे हम लोगों से इस पाई की गलती हो गई है, एंड दिस पाई वी हैव टू रिमूव, राइट। सो छोटा सा छोटा सा ये बहुत गंभीर गलती है। सो दिस म्यूएल इज इक्वल टू EVR by 2, एंड नाउ EVR by this here, it is to be removed. Yes, you see how this has entered into this mistake, and ये भी गायब हुआ और ये भी गायब हुआ, और ये भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये भी गायब होगा, ठीक है, और ये भी गायब होगा। यस, दिस इज टू बी रिमूव्ड, एंड दिस इज टू बी रिमूव्ड, एंड दिस इज टू बी रिमूव्ड। So okay, and okay, so and now you see हर जगह ये एरर था। I hope you got it now. So this pi is okay guys, now look at this। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ले चलना चाहूंगा। अच्छा हुआ कि लेक्चर के अंदर ही गलती पकड़ में आ गई, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट आई मीन सेइंग इज, ये जो रिजल्ट EVR by 2 लिखा हमने, ठीक है, EVR by 2, फिर यहाँ से आगे चलते गए, यहाँ से ये 2 इंटू दिस, ये 2 इंटू ME लिख दिया हमने यहाँ पे, 2 इंटू ME, 2 इंटू ME, 2 into ME, 2 into ME, 2 into ME, and this is 2 into ME, 2 into ME, and this is what I had, 2 into this, 2 into this. That's what the point is. Okay. एंड अब ये सॉल्व करने पे 8.8 आ रहा था। जब मैं लग रहा था तो अचानक 8.8 नहीं आ रहा था, तो फिर भी ध्यान नहीं गया इस बात पे। एनीवे, सो 2 into ME, 2 into ME, and this is now okay, and this is 4 pi like this. Okay. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, यानी कि अचानक यहाँ पे जब आया ना तो समझ आया कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। एनीवे बच्चा लोग, आई एम सो सॉरी, आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। सो नाउ म्यू एल इज इक्वल टू EH अपॉन 4 pi ME। तो मैंने आपको जो बताया कि ये क्या निकाला हम लोगों ने, दिस इज द मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, और हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, यस, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ध्यान से सुनना है, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो, ओके। अब हाइड्रोजन के अलावा हम अगला हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें, सो हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम पॉजिटिव की बात करें, उसके फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो सब कुछ तो सेम ही होगा यहाँ पे, भाई इसमें कहीं जेड इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है। यानी कि किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर लें, किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें, उसके फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उस फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट बना फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट ऑर्बिट में जो बना, वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, फिक्स होगा। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? इसका मतलब व्हाट आई मीन टू से दैट हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का और हीलियम पॉजिटिव का फर्स्ट ऑर्बिट का और लिथियम डबल पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उन तीनों इलेक्ट्रॉन का जो घूमने की वजह से जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, दैट विल बी फिक्स, एंड दैट इज EH अपॉन 4 pi ME, एंड दिस इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटोन। सो इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन से जो मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, that is the minimum magnetic moment, that is called Bohr magnetone. So this is Bohr magnetone.
तो ये जो रिजल्ट है यहाँ पे, ये जो रिजल्ट है हमारे पास, दिस वन, दिस इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटोन. सो बोहर बोहर मैग्नेटोन is mu L is equal to, फर्स्ट ऑर्बिट की बात होगी, दैट इज E H अपॉन 4 pi m E. This is minimum magnetic moment. So I hope you have understood it. Okay. अब मैं आपको एक चीज की तरफ ले जाना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सब आपने सीख लिया. ओके. अब आप जरा गौर से देखो, हम लोगों ने यहाँ बताया कि इलेक्ट्रॉन के केस में हमने देखा कि म्यूएल और जो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है. इज दैट हम क्लियर टू ऑल ऑफ अस? यस. तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रिवॉल्व कर रहा होता है, उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट जो आया वो किसके वजह से? रिवोल्यूशन की वजह से आया. उसको हमने क्या कहा? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी एक फिक्स वैल्यूज आएगी. लेट मी सी हाउ मच दैट फिक्स वैल्यू इज. सो if we put this all values, this values come out 9.27 into 10 का पावर minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये इसकी वैल्यूज है. ये रिजल्ट आप याद रखेंगे. बोहर मैग्नेटोन की बात हो रही थी, दैट इज ओके. इसको हम लोग क्या कहेंगे? म्यू एल मिनिमम कहेंगे. इज दैट ओके? ये म्यू एल मिनिमम कहेंगे. क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ. सो अब मैं आपको ये बताना चाहता है कि सर जिस तरीके ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमने किया, इसका मतलब कि हमने हर एक एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्टडी कर लिया. तो ऐसे एटम जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां पे क्या कंसिडरेशन होगा? तो विल सी दैट कि बाकी सारे मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे, अगर एक ही ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ पे, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, तो उन बातों को ध्यान में रख करके हम बाकी मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे. एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट हुआ, इसके अलावा इस इलेक्ट्रॉन के पास एक और मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पिन. व्हाट वी कॉल इट? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट. जिसको हम लोग म्यू एल नहीं कहते हैं, उसको म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं. So this electron has two kind of magnetic moments. One is this mu L and another is mu S. So electron के पास एक mu S भी है. This is what I wanted to bring in your notice. The this electron has another magnetic moment also. Electron, in addition of mu L, it has mu S also. Mu S, which is what? Spin magnetic moment. Spin magnetic moment. ठीक है. और जो ये म्यू एस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, दिस कैन बी, अब ये क्या चीज होता है? व्हाट इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट? तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है. आई मीन दिस इज व्हाट आई शुड नॉट टीच. बट इसकी भी वैल्यू, जो ये म्यू एस होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ऑलमोस्ट इसकी भी वैल्यूज लाइक इसके बराबर होती है, ऑलमोस्ट सेम इसके बराबर होती है. अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि स्पिन, जो बात आपको समझाई है, जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट कहलाता है. दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक. भूलना नहीं है ये. इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट. इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट. इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट. व्हाट इज इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट? मतलब ये उसके पास है, ये उसके पास अपना है. इट इज नॉट बिकॉज कि वहां पे फिर आप कहोगे कि अच्छा वहां भी कोई रिवोल्यूशन हो रहा होगा. इट इज नॉट कॉज ड्यू टू द रेवोल्यूशन. ये है, और इसको समझने के लिए और डीपर हमें जाना पड़ेगा. ये एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम लोग ये बात करते हैं. सो अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में रिवॉल्व कर रहा है, देन इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों की वजह से होगा. कौन? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों की वजह से होगा. ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज
क्वांटाइज्ड होती है एंड उसकी मिनिमम वैल्यू ये होता है, इसको हम बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। तो इसके साथ आज के लेक्चर में जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना था वो मैंने आपको समझा दिया। दिस डन। अब मैं आपको एक जगह पे ले जाकर के एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इस पे ध्यान दें। देखो यहाँ पे दिस म्यू एल इज इक्वल टू ई इंटू एल ई अपॉन टू इंटू एम ई। ये देख रहे हैं, ये क्या था? मैग्नेटिक मूवमेंट है। किसकी वजह से? रेवोल्यूशन की वजह से। इसको इलेक्ट्रॉन के केस में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कह रहे हैं और ये इसका क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। तो क्या ये रिजल्ट जनरलाइज किया जा सकता है? कैन दिस रिजल्ट बी जनरलाइज? आंसर इज यस। कोई भी चार्ज पार्टिकल, सुन रहे हैं आप मेरी बात ध्यान से, कोई भी चार्ज पार्टिकल, ध्यान से, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो उस चार्ज पार्टिकल के रिवॉल्व करने की वजह से, उसके रोटेशन की वजह से वहां पे करंट करिंग लूप बनेगा, उसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। और उसका जो वो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे क्यू चार्ज और टू इंटू मास और ये एल, उसका उस एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा उससे कनेक्टेड होगा। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरल। इन जनरल, राइट? अगर कोई चार्ज पार्टिकल, लेट्स सी हियर व्हाट आई वांट टू शो यू हियर, ध्यान से देखिए। ये एक चार्ज पार्टिकल आपने ले लिया, लेट्स सपोज दिस इज अ चार्ज पार्टिकल, और इस चार्ज पार्टिकल को आप एक्सिस के अबाउट, इसी से पास होता हुआ कोई एक्सिस ले लो, बोलो कि इसी एक्सिस के अबाउट आप इसको घुमा रहे हो, और आपने बोला ये चार्ज पार्टिकल है एंड यू आर मेकिंग इट रिवॉल्व, इसको इसी तरीके से इसमें घुमा रहे हो। यू आर सेइंग हेलो इट इज अ चार्ज पार्टिकल, और इस चार्ज पार्टिकल को इस एक्सिस के अबाउट आप घुमा रहे हो, इसका रेडियस आर मान लो, ये ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है, ओमेगा से ये रिवॉल्व कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, इसके रेडियस को आप आर ले लो। तो जरा देखते हैं इसको, ये आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ, इन जनरल व्हाट आई, इन जनरल लुक एट दिस हियर। तो आपने, हमने इस पे मान लिया कि इस पे चार्ज क्यू है, क्यू टोटल चार्ज रही है, क्यू क्या हो गया? टोटल चार्ज हो गया। और इस क्यू चार्ज को आप इस तरीके से घुमा रहे हैं। वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट, यहाँ पे भी हम इसके म्यू को प्रूव कर सकते हैं, दैट इज क्यू एल अपॉन टू इंटू एम। इस फॉर्म में हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें एक रिजल्ट इंटरनल है वो हमें पहले प्रूव होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको पहले इस में ना प्रूव करके एक डिस्क के फॉर्म में रख करके या फिर प्रूव करते हैं। या याद करो वो जो हमने रिंग वाला क्वेश्चन किया था जो पिछले लेक्चर में, और उस रिंग के मैग्नेटिक मोमेंट को नहीं निकाला, तो लेट्स डू फ्रॉम रिंग और फिर उसी को आगे बढ़ा देंगे हम लोग। लेट्स सी, हियर वी टेक अ रिंग हियर, ये एक रिंग ले लेते हैं, ये रिंग के बजाय थोड़ा चौड़ा रिंग लेते हैं। लेट्स सपोज वी टेक अ रिंग लाइक दिस रिंग इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है? और इस रिंग को आपने, यस, व्हाट आई से दैट, कि ये आपने रिंग लिया, ये रिंग, इस रिंग पे टोटल चार्ज हमने क्यू ले लिया, क्यू टोटल चार्ज ऑन रिंग, टोटल चार्ज ऑन रिंग, रिंग पे टोटल चार्ज ये है, और रेडियस आर मान ले, लाइक ये रेडियस आर ले लिया, आर रेडियस हो गया। समझते हैं हम लोग इस बात को, फिर आगे बढ़ेंगे। क्यू टोटल चार्ज ऑन रिंग हो गया, आर हो गया रेडियस। ये चार्ज रिंग, ये चार्ज रिंग किसी भी, लेट सपोज यहाँ से एक छोटा सा रिंग ले लेते हैं, अगर ये चार्ज रिंग पूरा एक चक्कर घूम लेता है ओमेगा, ये ओमेगा से घूम रहा है, अगर ये चार्ज रिंग इस छोटे से, एक छोटा सा रिंग इसके ऊपर से ले लिया, अगर ये चार्ज रिंग एक चक्कर लगाता है तो इस छोटे से रेडियस से कितना चार्ज घुमा जी? क्यू, क्यू एंटर हो गया। तो करंट किससे, यानी कि इस क्यू चार्ज, ये जो चार्ज है इस पे, ये जो रिंग है इस रिंग पे क्यू चार्ज है और इसके ओमेगा होने की वजह से इक्विवेलेंट करंट कितना होगा इसका? तो इसका इक्विवेलेंट करंट होगा, इक्विवेलेंट करंट कितना होगा? तो विल से दैट दैट इज इक्वल टू q into frequency, and that frequency is q into omega upon 2 pi, q into omega into 2 pi। ये करंट हो गया, और इस करंट को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? इस करंट को मल्टीप्लाई कर दें एरिया से, तो ये क्या आना चाहिए? म्यू आना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए, दैट इज q ओमेगा अपॉन 2 pi,
और आपने इसको पाई आर स्क्वायर कर दिया। तो अब क्यू ओमेगा अपॉन पाई आर स्क्वायर जैसे करते हो, ये पाई पाई कट गया, ये क्या आ गया आपके पास, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। क्यू ओमेगा अपॉन टू पाई करंट हो गया, और इसमें पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई पाई कट गया, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। करेक्ट। अब जरा गौर से देखिए कि आपके पास म्यू कितना आया, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। ये रिजल्ट आपके पास आया अभी तक। और देखिए आप यहीं पे समझना है आपको सब कुछ। सो क्यू इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू आ गया। अब अगर ये जो रेडियस है, ये जो रिंग है, इसका मास एम मान लीजिए, मास ऑफ रिंग कितना है, एम के बराबर है, और ये ओमेगा से घूम रहा था। तो ये एम मास, प्लीज, ये एम मास का रिंग है, ये एम मास का क्या है, रिंग है। तो इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट, इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई कितना होगा, आई होगा एम आर स्क्वायर। अगर इस रिंग का मास एम है और रेडियस आर है, तो आई कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट, 10। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो एल कितना होगा जी, दैट इज आई इंटू ओमेगा। तो दिस एल इज इक्वल टू क्या हो गया, आई, और ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे आप, एम आर आई ओमेगा, आई ओमेगा, और सॉरी, और आई की जगह पे आप एम आर स्क्वायर लिखेंगे और इंटू ओमेगा लिखेंगे आप। सो दिस इज एल इज आई ओमेगा। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यही होता है ना, सो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, यानी कि एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा को हम एल कहेंगे। अब जरा देखिए ध्यान से, इसमें ऊपर एक एम मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे एक एम मल्टीप्लाई कर दिए, एम ओमेगा आर स्क्वायर, एम ओमेगा आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा, यानी कि म्यू क्या आ जाएगा वहां पे, क्यू, और ये क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। सो दिस इज क्यू एल, और नीचे क्या आ गया, टू एम। सो आप देखिए यहाँ पे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज रिंग है, और वो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो उससे भी जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है वो QL अपॉन 2m के बराबर है, विच इज विच इज आइडेंटिकल टू व्हाट, QE के जगह पे QL अपॉन 2m। सो अब इस केस में ये चार्ज ऐसे घूम रहा है, तो जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है, करंट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा और जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू और एल क्या है, सेम डायरेक्शन में है। समझ गए मेरी बात। तो अगर पॉजिटिव चार्ज का सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा और जो एंगुलर मोमेंटम होगा, वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ये आपने किसके लिए पढ़ा, ये आपने रिंग के लिए पढ़ा। अब ये लास्ट पार्ट हम लोग आज के इस लेक्चर का कर रहे हैं। सपोज कर लो मैं एक डिस्क ले लेता हूँ, लाइक दिस, ये डिस्क ले लिया, दिस इज अ डिस्क वी हैव टेकन। और इस डिस्क के दैट कि जो ये रिजल्ट हम लोगों ने रिंग के लिए किया, सो कैन इट हैपन फॉर द डिस्क। तो हमने यहाँ पे एक डिस्क ले लिया, और ये डिस्क लिया, और इस डिस्क के लिए हम कह रहे हैं कि हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। क्या रिजल्ट प्रूव करना है इस डिस्क के लिए, दैट इज, ये रिंग के लिए हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया ना भाई, QL बाई 2m। तो अगर ये रिंग के बजाय अगर डिस्क होता तो क्या उसके केस में भी ये रिजल्ट प्रूव हो सकता है, तो हमने एक डिस्क लिया यहाँ पे। सो टू प्रूव, मैं क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट कि यहाँ पे जो म्यू होगा वो Q इंटू दिस L अपॉन 2m होगा, इस केस में भी। सो कैसे सॉल्व करें, तो वी कंसिडर राइट, ये अच्छा, m इसका टोटल मास है, मास ऑफ डिस्क है, मास ऑफ डिस्क है, एंड r रेडियस है, r रेडियस है इसका, एंड q टोटल चार्ज है, q क्या है, टोटल चार्ज। ओके, ये एजम्पशंस है हमारे पास। ओके, सो वी कंसिडर एन एलिमेंट्री रिंग हियर। बिल्कुल फोकस करिएगा, सब कुछ जल्दी खत्म करना। वी कंसिडर एन एलिमेंट्री रिंग ऑफ मास dm। ये एक रिंग लिया, एलिमेंट्री रिंग, इसका मास dm, एंड रेडियस r, having thickness dr। We consider an elementary ring of mass dm and radius r having thickness dr। तो जो ये रिंग है, एंड यस, ठीक है, देयरफॉर लेट्स सपोज कि जब ये जो रिंग दिया, तो इस रिंग के ऊपर भी कोई चार्ज होगा, तो इस रिंग का क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। सो दिस म्यू, डी म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिंग, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रिंग, इस रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट है ऑफ दिस रिंग। तो अब ये डी म्यू किसके बराबर हो गया जी, तो दिस डी म्यू की वैल्यू आ गई क्यू, दैट इज डी क्यू चार्ज मान लो उसके ऊपर,
एंड डी क्यू, और उसका एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज एल ऑफ रिंग, ये इस रिंग का एल रखो आप, और डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस इज क्यू, और उसका मास डी एम, दिस इज व्हाट यू कैन डू राइट। अब ये आपका डी म्यू हो गया, ये एल एंगुलर मोमेंटम हो गया इस रिंग का, ये डी म्यू हो गया। तो अगले पार्ट में आप क्या लिखेंगे, डी क्यू, और रिंग का एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, डी एम इंटू आर स्क्वायर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट, डी एम इंटू आर स्क्वायर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इंटू ओमेगा आपने लिख दिया, एंड नीचे 2 डी एम लिख दिया। तो ये कट कटा के क्या आ गया बेटा, डी क्यू बच गया, डीएम से कैंसिल हो गया, क्या बचा, आर स्क्वायर हो गया, ओमेगा हो गया, अपॉन 2 हो गया, ये टी म्यू हो गया। तो अब अगर पूरा म्यू निकालना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको डी क्यू को आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 को कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, जीरो से कैपिटल आर के बीच में। तो इसमें से क्या कांस्टेंट है, अच्छा देखो यहाँ ओमेगा था, यहाँ ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, बाद में ये हमारे लिए नासूर बन जाएगा। सो इट इज टू बी रिमूव्ड हियर। तो अब यहाँ से इट इज टू बी रिमूव्ड हियर, जल्दी करो तो थोड़ा गड़बड़ हो ही जाती है, तो यहाँ से हमने हटा दिया, ओके। तो नाउ डी क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 आ गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ओमेगा बाई 2 बाहर निकाल लीजिए, 0 to r कर दीजिए, और डी क्यू की वैल्यूज रख दीजिए। तो डी क्यू क्या होगा जी, सो दैट इज टोटल चार्ज क्यू पाई आर स्क्वायर, चार्ज पर यूनिट एरिया, रिंग का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, डी आर उसका थिकनेस, और उसमें क्या मल्टीप्लाई किया आपने, आर स्क्वायर, ये ओमेगा बाई 2 बाहर निकालिए, समथिंग लाइक दिस इज व्हाट यू कैन डू इट नो। अब इसमें से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, और क्यू बाहर आ जाएगा, और यहाँ आर क्यू डी आर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जी, बाहर क्यू आ गया, ओमेगा आ गया, नीचे 2 आ गया, क्यू ओमेगा 2 आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, लेकिन ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये पाई इस पाई से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, दिस 2 इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस 2 इज नॉट रिक्वायर्ड। सो फाइन, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, क्यू ओमेगा, ये 2 इस 2 से हमने काट दिया है, इस 2 इस 2 से काट दिया, और ये पाई हमने इस पाई से काट दिया, तो आया क्या हमारे पास, क्यू ओमेगा, और नीचे का ये आर स्क्वायर, और फिर यहाँ क्या बचा, आर क्यू डी आर, इंटीग्रल 0 to r। तो ये क्या आ गया आपके पास, क्यू ओमेगा आ गया, नीचे क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, और आर क्यू डी आर की वैल्यू क्या हो गई, दिस हैज कम टू आर का पावर 4/4। Yes, and the limit is 0 to r. That's what the point is. So now mu is equal to q omega r square, और ये आया r का पावर 4/4, राइट। इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या आ गया, q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4, करोगे ना। अब हम लोग क्या करते हैं, q ओमेगा r स्क्वायर है, एक m ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक m नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 4 को आप दो बार ऐसे लिख दीजिए, 2 into 2 कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। आपका ये रिजल्ट आ गया, देखिए ध्यान से, Q, ओके फाइन, एम आर स्क्वायर, ऐसे लिखिए, पहले Q लिखिए, फिर एम आर स्क्वायर कर दीजिए, और एम आर स्क्वायर और एक 2 ऐसे नीचे अंदर का ऐसे डाल दीजिए, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा कर दीजिए, और नीचे 2m कर दीजिए, सेम थिंग। यस, लेकिन ये एम आर स्क्वायर बाई 2 क्या है, इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इंटू ओमेगा क्या होगा, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम हो गया, क्यू एल अपॉन 2m। तो भाई रिजल्ट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन जनरल भी अगर हम ये देखें, तो ये फॉर्मूला Q म्यू इज इक्वल टू क्यू एल बाई 2m होता है, दिस कैन बी प्रूवन। तो जैसे मैंने रिंग के लिए प्रूव किया, डिस्क के लिए प्रूव किया, सिमिलरली हम किसी शेल के लिए प्रूव कर सकते हैं, और जब शेल के लिए प्रूव कर देंगे तो ये स्फेयर के लिए भी हो जाएगा। सो यू गॉट इट नाउ। तो मैं ये चाहूंगा कि आप शेल के लिए और स्फेयर के लिए प्रूव करें और इस रिजल्ट को देखें। तो इस लेक्चर की खासियत क्या रही, हमने ये देखा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रिवोल्यूशन कर रहा है, सो उसके रिवोल्यूशन से करंट का रिंग लूप बनेगा, उस करंट का रिंग लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। दिस इज ट्रू फॉर अ बिगर चार्ज बॉडी, this is true for a, revolving electron also, or this is true for hydrogen like atom also. So this has given us a feeling like what is Bohr magnetone, what is gyromagnetic ratio, what is this all। और हमने ये देख लिया कि सबसे जो मिनिमम किसी एटम का के लिए अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं तो वो ये होता है,
और जितने और भी मैग्नेटिक, अगर किसी किसी एटॉमिक डाइपोल का, माइंड यू, किसी एटॉमिक डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट कुछ भी होगा, वो क्या होगा, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस हाइड्रोजन लाइक एटम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन लाइक एटम की बात हो रही है। अगर वो एटम हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं है तो उसमें कुछ और भी फंडामेंटल फैक्ट्स अप्लाई किए जाएंगे और फिर सॉल्व किया जाएगा। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करेंगे, अगर सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो, या किसी और हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो कुछ और होगा, सेकंड ऑर्बिट में है तो कुछ और होगा, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो कुछ और हो जाएगा। मिनिमम हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट ये होगा। इसके साथ आज का ये लेक्चर खत्म। थैंक यू वेरी मच। कीप एंजॉइंग, कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग, कीप promoting, keep liking, keep commenting. God bless you. Bye bye. Thank you very much.